इंडियन फैशन ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती है, अभी एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है। एक डार्क क्लाउड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी उन बस्टलिंग वर्कशॉप्स और मार्केट्स पर मंडरा रहा है जो लंबे समय से इस ट्रेड का दिल रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जिन्होंने कई पीढ़ियों से सुंदर और किफ़ायती एडॉर्नमेंट्स बनाने की कला को परफेक्टेड किया है, अब अपने बिजनेसेस को अफ्लोट रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे खुद को एक रिलेंटलेस प्राइस वॉर में फंसा हुआ पाते हैं, जिसमें वे सस्ते अल्टरनेटिव्स की बाढ़ के सामने लगातार हार रहे हैं। इस स्वदेशी इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस अब स्टेक पर है, जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज को खतरे में डाल रहा है। यह प्रेडिकेमेंट इंपोर्टेड फैशन ज्वेलरी, खासकर चाइना से, में एक ड्रामेटिक सर्ज से आया है। ये फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में भर गए हैं, एक सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर कर रहे हैं और लोकल गुड्स को शेल्फ से हटा रहे हैं। नंबर्स इस इन्वेजन की एक स्टार्क पिक्चर दिखाते हैं। कुछ साल पहले चाइनीज इंपोर्ट्स मार्केट का एक मैनेजेबल पोर्शन थे, लेकिन आज वे डोमिनेट करते हैं। भारत में बिकने वाली सभी फैशन ज्वेलरी का 50% तक हिस्सा है। इस अग्रेसिव मार्केट कैप्चर ने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ड्विंडलिंग सेल्स और माउंटिंग इन्वेंट्रीज के साथ छोड़ दिया है, जिन्हें वे बेच नहीं पा रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का एक विशियस साइकिल बन गया है, जिससे कई लोग बच नहीं पा रहे हैं। यह क्राइसिस किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब्स में महसूस किया जा रहा है। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों से लेकर राजकोट की स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स तक, कहानी डिप्रेसिंग रूप से समान है। ये सेंटर्स, जो कभी एक्टिविटी और मशीनों की हमिंग से फुले रहते थे, अब एक पैल्पेबल स्लो डाउन देख रहे हैं। जो चमक और स्पार्कल कभी इन मार्केट्स को डिफाइन करती थी, वह फीकी पड़ रही है, जिसकी जगह एंग्जाइटी और डिस्पेयर ने ले ली है। मैन्युफैक्चरर्स भारी नुकसान से जूझ रहे हैं, अपने जीवन भर के काम को विकाउंट्री कंपटीशन के बोझ तले ब्रोकनते हुए देख रहे हैं, जो अलग नियमों से काम करता है। प्रॉब्लम की जड़ प्योर प्राइस डिफरेंस है। चाइनीज फैशन ज्वेलरी इंडियन मेड काउंटरपार्ट्स की तुलना में लगभग 50% कम कीमत पर बेची जा रही है। इसने एक मार्केट एनवायरनमेंट बनाया है जहां कंज्यूमर्स, जो स्वाभाविक रूप से अधिक किफायती ऑप्शन की ओर आकर्षित होते हैं, इंक्रीजिंगली इंपोर्टेड आइटम्स चुन रहे हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिना भारी नुकसान के कीमत पर कंपटीशन नहीं कर सकते। जिस इकोनॉमिक मॉडल ने उन्हें दशकों तक सस्टेन किया था, वह अब टूट गया है, और बिना तत्काल और इफेक्टिव इंटरवेंशन के इनमें से कई और वैल्यूएबल लोकल बिजनेसेस फेल होने वाले हैं, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप का एक वाइटल हिस्सा अपने साथ ले जाएंगे। कोई सोच सकता है कि चाइनीज इंपोर्ट्स लोकल प्रोड्यूस्ड गुड्स से इतने ड्रामेटिकली सस्ते कैसे हो सकते हैं। इसका जवाब सिर्फ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में नहीं, बल्कि क्वेश्चनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस में लगता है, जो एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बनाते हैं। इंडस्ट्री के इनवर्ड सूत्रों का एलिगेशन है कि इन इंपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अवैध तरीकों से देश में आता है, खासकर ड्यूटी इवेजन के माध्यम से। ऐसा माना जाता है कि कई इंपोर्टर्स कस्टम्स ड्यूटीज को सिस्टमैटिकली सर्कमवेंट कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। यह कथित तौर पर अंडर इनवॉइसिंग जैसे तरीकों से हासिल किया जाता है, जहां गुड्स की घोषित वैल्यू उनकी एक्चुअल वर्थ से बहुत कम होती है, जिससे एप्लीकेबल टैक्स कम हो जाता है। इसके अलावा गुड्स के मिस डिक्लेरेशन के स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। फैशन ज्वेलरी के लिए निर्धारित सही हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या HSN कोड, जो 7117 है, का उपयोग करने के बजाय इंपोर्टर्स कथित तौर पर अन्य आइटम्स के लिए कोड का उपयोग कर रहे हैं, जिन पर कम या कोई ड्यूटी नहीं चार्ज्ड। ऐसा करके वे प्रभावी ढंग से सिस्टम को धोखा देते हैं और स्टिपुलेटेड 600 रुपये प्रति किलोग्राम कस्टम्स ड्यूटी का भुगतान करने से बचते हैं। यह डिलिब्रेट मिसक्लासिफिकेशन उन्हें वैध लागत के एक अंश पर भारत में भारी मात्रा में ज्वेलरी लाने की अनुमति देता है। ये अनएथिकल शॉर्टकट्स एक बहुत बड़ा और अनफेयर प्राइस एडवांटेज प्रदान करते हैं, जिसका इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो कानून के भीतर काम करते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट को इन अवैध गतिविधियों के बारे में बताया गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशंस,
और कंसर्न्ड मैन्युफैक्चरर्स ने संबंधित अथॉरिटीज़, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कस्टम्स डिपार्टमेंट शामिल हैं, के साथ इस मुद्दे को बार बार उठाया है। उन्होंने वाइड स्प्रेड ड्यूटी इवेजन के सबूत दिए हैं और गवर्नमेंट से मौजूदा रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्टी से लागू करने का आग्रह किया है। 2024 में इन इंपोर्ट्स को रोकने के उद्काउंट्रीय से ड्यूटी हाइक के बावजूद ये उपाय बड़े पैमाने पर इनफेक्टिव साबित हुए हैं, क्योंकि इवेजन की कोर प्रॉब्लम को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाया जाना जारी है, जिससे सस्ते इंपोर्ट्स की बाढ़ बेरोकटोक जारी है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी इस कम्पेटिटिव इम्बैलेंस में एक सिग्निफिकेंट भूमिका प्लेती है। देश को मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एडवांस टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए सब्सटैंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट का फायदा मिलता है। ये चाइनीज फैक्ट्रियों को फैशन ज्वेलरी को इतनी कम लागत पर मास प्रोड्यूस करने की अनुमति देता है, जो भारत के अधिक फ्रैगमेंटेड और कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। जब यह इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज वाइड स्प्रेड ड्यूटी इवेजन के लेवरेजों के साथ जुड़ जाता है, तो इसका परिणाम एक ऐसा उत्पाद होता है जो इतना सस्ता होता है कि वह इंडियन मार्केटप्लेस में फेयर कंपटीशन की किसी भी संभावना को प्रभावी ढंग से दबा देता है। इस इंपोर्ट क्राइसिस के परिणाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मार्केट शेयर स्टैटिस्टिक्स से कहीं आगे तक जाते हैं। इनका एक गहरा और डेवस्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट है। पूरे देश में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपने ऑपरेशंस को कम करने या कई मामलों में पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मलाड, मुंबई में स्थित एक मैन्युफैक्चरर इस गिरावट का एक पॉइंट उदाहरण प्रदान करता है। कभी 60 स्किल्ड आर्टिजैंसों की वर्कफोर्स को रोजगार देने वाले इस बिजनेस में ट्रेड में 50% की गिरावट देखी गई है, जिससे मालिक को अपने स्टाफ को सिर्फ 20 लोगों तक कम करने के लिए मजबूर होना फॉलिंगा है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक वाइड स्प्रेड ट्रेंड का परबिंब है जो इंडस्ट्री को भीतर से खत्म कर रहा है। इन क्लोजर्स का सीधा इम्पैक्ट जॉब्स का एक सिग्निफिकेंट लॉस है। हजारों वर्कर्स, जिनमें स्किल्ड कारीगर, डिजाइनर, पॉलिशर और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं, खुद को बेरोजगार पाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने क्राफ्ट को निखारने में अपना जीवन समर्पित किया है, अक्सर अपनी स्किल्स को पीढ़ियों से पास करते हुए। अब वे अनिश्चितता से फुले भविष्य का सामना कर रहे हैं, एक कठिन जॉब मार्केट में ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक स्टेडी इनकम के नुकसान ने कई परिवारों को गरीबी में धकेल दिया है, जिससे एक रिपल इफेक्ट पैदा हुआ है जो इस ट्रेड के आसपास बने पूरे समुदायों को अस्थिर कर रहा है। इन क्षेत्रों का सोशल फैब्रिक टूट रहा है। इस क्राइसिस ने छोटे इंडिपेंडेंट आर्टिजैंसों और मजदूरों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये व्यक्ति अक्सर पीस रेट के आधार पर या दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और उनकी आजीविका सीधे फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन वॉल्यूम से कंबाइंड होती है। ऑर्डर्स सूखने और वर्कशॉप्स बंद होने के साथ उनकी इनकम का स्रोत गायब हो गया है। कुछ फैक्ट्री मालिक अपने स्वयं के फाइनेंशियल रूइन का सामना करते हुए अपने वर्कर्स को उनकी देय मजदूरी का भुगतान करने में असमर्थ हैं, जिससे वे और भी अधिक डेस्परेट लोकेटेडी में हैं। ये कारीगर, जो भारत की ज्वेलरी मेकिंग हेरिटेज के सच्चे संरक्षक हैं, को अपने पारंपरिक पेशे से बाहर निकाला जा रहा है। यह एक ऐसा नुकसान है जो सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तरह से दुखद है। मुंबई और राजकोट जैसे प्रमुख ज्वेलरी हब्स में लोकेटेडी विशेष रूप से गंभीर है। ये शहर कभी फैशन ज्वेलरी ट्रेड में उन लोगों के लिए अवसरों के बीकन्स थे, आज मूड डेसोलेशन का है। कभी बस्टलिंग वर्कशॉप्स अब शांत फॉलिंगी हैं, और जिन स्किल्ड हाथों ने सुंदर ऑर्नामेंट्स बनाए थे वे अब बेकार हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बिजनेस ऑनर्स और वर्कर्स दोनों के बीच निराशा की भावनाएं पैदा कर रहा है। क्राइसिस सिर्फ इंपोर्ट्स के साथ कंपटीशन के बारे में नहीं है, ये आजीविका के क्षरण, अमूल्य स्किल्स के नुकसान और एक चेरिश्ड स्वदेशी इंडस्ट्री की धीमी मौत के बारे में है, जिसने कभी इतने सारे लोगों को प्रदान किया था। इंडियन फैशन ज्वेलरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को शामिल करते हुए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की तुरंत आवश्यकता है।
सबसे तत्काल और महत्वपूर्ण कदम सरकार के लिए कस्टम्स ड्यूटी इवेजन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना है। इसके लिए सभी पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर सख्त एनफोर्समेंट की आवश्यकता है, जिसमें सस्पिशियस HSN कोड के तहत घोषित कंसाइनमेंट्स का थरो इंस्पेक्शन शामिल है। AI पावर्ड स्कैनिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से इंपोर्ट डिक्लेरेशन में इरेगुलरिटीज को अधिक प्रभावी ढंग से फ्लैग करने में मदद मिल सकती है। फ्रॉडुलेंट इंपोर्टर्स के खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स इतने गंभीर होने चाहिए कि वे एक जेन्युइन डिटरेंट के रूप में कार्य करें, ये स्पष्ट संदेश भेजते हुए कि ऐसे अवैध प्रैक्टिसेस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्री को अंदर देखना चाहिए और अपनी कॉम्पिटिशनिस बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। इसमें एफिशिएंसी में सुधार और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करना शामिल है। कोऑपरेटिव्स या क्लस्टर्स बनाने से छोटे मैन्युफैक्चरर्स को अपने रिसोर्सेज को पूल करने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने और रॉ मटेरियल्स के लिए सामूहिक रूप से नेगोशिएट करने की अनुमति मिल सकती है। डिजाइन इनोवेशन पर भी एक नया फोकस होना चाहिए। भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज का लाभ उठाकर यूनिक प्रोडक्ट्स बनाना जो मास प्रोड्यूस्ड चाइनीज गुड्स द्वारा आसानी से रेप्लिकेटेड नहीं किए जा सकते। क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और यूनिक डिजाइन पर जोर देने से एक अलग मार्केट नीच बन सकता है जो कीमत के प्रति कम सेंसिटिव होता है। गवर्नमेंटी समर्थन सिर्फ अवैध इंपोर्ट्स पर नकेल कसने से आगे बढ़ना चाहिए। इसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए सब्सिडाइज्ड लोन की पेशकश करना, आर्टिजन्सों के लिए नई तकनीकों के अनुकूल होने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आयोजन करना और नेशनल और इंटरनेशनल कैंपेन के माध्यम से मेड इन इंडिया ज्वेलरी को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का मतलब यह भी है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर एक्सेसिव रेगुलेशन या टैक्सेशन का बोझ न फॉलेंगे, जो उनकी कंपटीशन करने की क्षमता में बाधा डालता है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए कंप्लायंस प्रोसेसेस को सरल बनाना सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आखिरकार, आगे का रास्ता एक कोलैबोरेटिव प्रयास की मांग करता है। सरकार को एक विजिलेंट गार्डियन के रूप में कार्य करना चाहिए, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री को अधिक रिजिलिएंट बनने के लिए चेंज और इनोवेशन को अपनाना चाहिए। कंज्यूमर्स की भी एक भूमिका है, जो कॉन्शियस चॉइसेस करके और लोकल आर्टिजन्सों का समर्थन करके इसे निभा सकते हैं। एक साथ काम करके इस तूफान का सामना करना ही नहीं, बल्कि इंडियन फैशन ज्वेलरी सेक्टर को भी पुनर्जीवित करना पॉसिबल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी शानदार विरासत आने वाली पीढ़ियों तक शाइनेती रहे, एक ट्रेजर्ड क्राफ्ट और अनगिनत लाइवलीहुड्सों दोनों को सुरक्षित करते हुए।